सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। हम लोग जीरो टू टॉप ऑफ ऑनलाइन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो टॉपिक चल रहा है ये यूँ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कॉमन टॉपिक है। कॉम्प्रेस 45 यूँ तो कॉम्प्रेस पॉइंट्स लोग आज भी फॉलो करते हैं, बट नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो बेस टीम है वो 46 पॉइंट्स पे कार्य करती है। इन 46 पॉइंट्स में कॉम्प्रेस पॉइंट अगर आप जानते हैं कि कौन सा कॉम्प्रेस पॉइंट है, क्योंकि कुछ एक चिकित्सकों का डिमांड था कि सर इसको चार्ट वाइज एक्सप्लेन किया जाए। भाई चार्ट वाइज अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लगभग एक क्लास जो है वो 2 से ढाई घंटे की होगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि इसे और आसानी से समझना चाहिए मुझे, तो बेहतर होगा कि 46 पॉइंट का जो कॉम्प्रेस चार्ट दिया है उसका एक फ़ोटो आप रखें जब भी इसको आप रीड कर रहे हों। तो उससे होगा क्या कि आपको बॉडी पे वो पॉइंट खोजने में समस्या नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगा कि डिज़ीज़ वाइज कौन सा कॉम्प्रेस पॉइंट पे और कितनी बार और क्यों आपको अलग अलग डिसीज़न लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यूँ तो सेटल्ड मेडिसिन में नारायण हर्बल स्पैजरिक इंडिया का जो रोल है वो है अपने एविडेंस को फुल पुख्ता करके रखे, और इसी के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स की एक एक फॉर्मुलेशन की टेस्टिंग कराते हैं। उससे ये ज्ञात होता है कि किस क्राइटेरिया की रेमेडी तैयार हुई है फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, कैटलिस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, देखा जाता है कि जब उसकी एक्टिविटी हो, जैसे आप देखते होंगे मॉडर्न मेडिसिन में कि अगर बिनाइन का कोई केस आप समझ के डॉक्टर ट्रीट करता है और बाद में कल्चर कराता है तो उसको ज्ञात होता है कि ये किस स्पीसीज़ को बिलोंग करने वाली बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेमेडी लिखता है। और क्योंकि सभी कंपनियां अपने कॉम्बिनेशंस की टेस्टिंग कराती हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनता है उसकी अपनी एक क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल करते हुए रेमेडीज़ का, मेडिसिन का निर्माण करते हैं। और मेडिसिन का निर्माण करने के बाद उस प्रोडक्ट का कल्चर करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक एक्टिविटी अगेंस्ट जो भी निकल के आता है उसके रिगार्डिंग वो मेडिसिन कार्य करती है। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस में भी अगर उसी तरीके से बॉन्ड अप पूरा सभी कंपनियां मिल करके अपने अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराती और तब वो लिख करके देती कि हाँ ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कार्य कर रही है, तो चिकित्सकों के लिए कितना अच्छा होता। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग हमने 164 प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कराई, जिसमें 53 प्रकार के अलग अलग तत्व निकल के आए हैं। और इसके रिगार्डिंग हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और लैक्टोबैसिलस पे कार्य कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बेस टीम की भी गणना की गई। और जब चिकित्सकों का बात आता है कि सर हमें मेडिसिन उच्च क्वालिटी की कहाँ से मिल सकती है, तो उच्च क्वालिटी का पैमाना क्या होगा। सबसे पहले तो लैब टेस्टेड होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट अगर हम चला रहे हैं, क्योंकि अगर लैब टेस्टेड नहीं होगा तो आप क्लिनिक में बना रहे हैं और कोई कंपनी बोल करके वो अपने उस जगह पे बना रहा है, मतलब क्या हुआ उसका। कोई बोलता है 70% डिस्काउंट दे रहा हूँ बट नॉन टेस्टेड है, क्या करेंगे उस प्रोडक्ट का लेकर, उस प्रोडक्ट को लेके क्या करेंगे। जिस प्रकार से चार्ट तो सभी जानते हैं 46 पॉइंट होते हैं, 115 पौधे बोलिए, 114 पौधे बोलिए, कोई 107 बोलता है, कोई 103 बोलता है, कोई 97 बोलता है।
तो बात है कि कम से कम चीज़ों में आप अधिक से अधिक रिसर्च कैसे करें। आप देखते होंगे कि नासक मेथोडोलॉजी में हम S1 का उपयोग ही नहीं करते हैं, तो फिर S1 का उपयोग हम कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चिकित्सकों को सीखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम कॉम्प्रेस पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा टॉपिक से अपन साइड भी हो जाते हैं कभी कभी। तो होता क्या है, अगर मान लेते हैं हम टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट बात करने लगते हैं ना, तो सामने वाले को दर्द हो जाता है, दर्द हो जाता है। अब जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। क्या है, टीका छींटाकशी करने में आनंद नहीं है, आनंद है रीड करने में, उसको आसानी से समझने में और उसको अपने पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की। हम अगला बैच जो चालू करने जा रहे हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये नासक मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आपको लगता है कि इस क्लास को मुझे अटेंड करना चाहिए, तो दिसंबर से इसकी क्लासेस ऑफलाइन चालू हो जाएंगी। और अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जस्ट 24,000 इसकी फ़ी है। आप चाहे एक बार में दीजिए, चाहे इसको टुकड़े टुकड़े करके आप दे दीजिए 2-2 हज़ार रुपये हर महीना। ऑफलाइन की क्लासेस है ये, ठीक है। बट अभी जो हम 0 to टॉप ऑफलाइन ऑनलाइन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिकल होता है, हर बुधवार और शनिवार को इसकी क्लासेस होती है, लेकिन कल इसकी क्लास नहीं होगी। और आज हम लोग कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 20 को रीड करेंगे। कोशिश करूँगा 21, 22 भी हो जाए, लेकिन समय का अभाव होता है, इसलिए ये क्लास रात में लगभग समय कितना हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा, 1 से तो कम नहीं हो रहा होगा। तो 1 बजे से हम इस क्लास को रन करने जा रहे हैं और लगभग 3 बजे तक जितनी क्लासेस हो जाएंगी उतनी क्लासेस मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इसकी नॉलेज दे दूं। तो आज है 46 पॉइंट का आप पहले चार्ट रख लेंगे। कैसे रखेंगे 46 पॉइंट, तो आप देखेंगे ही नहीं, कहीं से दिखे नहीं होगा। तो इसका एक बेहतर उपाय बता रहा हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बुक है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3। इस पुस्तक को आप प्राप्त कर लीजिए। लगता है कि आप 3-4 चिकित्सक हैं, तो 2 पुस्तक कम से कम रखिए, क्योंकि एक्सचेंज करके आप लोग पढ़ सकते हैं और नॉलेज मिलेगी। हालांकि 2000 की पुस्तक है, 1200 रुपये में आप लोगों को भिलाई से मिल जाएगी। और अगर इसको बाय स्पीड पोस्ट या कुरियर से आप मंगाना चाहते हैं तो 150 रुपये अतिरिक्त डालिएगा, 1250 रुपये, सॉरी 1350 रुपये आप इसको पेमेंट करेंगे। 1350 रुपये में ये पुस्तक आपके लिए डिस्पैच हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 8.5 मिनट में खा चुका हूँ आप लोगों का। कई लोग आधा देखते हैं और बोलते हैं क्या बता रहे थे, कुछ चल रहा था, 8 मिनट तक हम देखे, उसके बाद नहीं हुआ। तो हम लोग पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे क्या, समझेंगे कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 19 को। ये क्या है, कॉक्सिक्स, जिसको हम लोग कॉक्सी बोलते हैं, टेल बोन, उस क्षेत्र का हम लोग आज विस्तृत वर्णन पहले एक परिचय के माध्यम से दूंगा। सर्वाइकल, इसमें 1 मिनट रुकिएगा। परिचय क्या है, लिख के कहीं अलग रखे थे, ऐसा समझ में आ रहा था। कॉक्सी या टेल बोन मानव शरीर की रीढ़ की सबसे निचला जो हिस्सा होता है,
यह त्रिकोणीय आकार की छोटी हड्डी होती है जो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल के अंत में स्थित होती है। कॉक्सी का नाम ग्रीक शब्द कुकुक कुकू CUCKOO से लिया गया है, क्योंकि इसका आकार कुकू पक्षी की चोंच के समान होता है। यह क्षेत्र मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंड्स के लिए महत्वपूर्ण जोड़ प्रदान करता है, जो पेल्विक फ्लोर को सहारा देता है। इस क्षेत्र हम कॉक्सी क्षेत्र की जो संरचना है, उसके कार्य हैं, इससे संबंधित जो चिकित्सा स्थितियां होती हैं, लक्षण होते हैं, निदान और उपचार के बारे में विस्तार से इस क्लास में समझेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को आसानी से समझ में आए। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो पूछ लीजिएगा, जिंदा मानव हूँ, बता दूंगा आपको। मेरा नंबर तो मालूम होगा 6267726860, और एक नंबर और है 9407761264। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी चाहिए आपको एज़ पर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग, तो ये 2 नंबर दिया हूँ। लेकिन लगता है कि नहीं, आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी, तो आप ले सकते हैं। एक नंबर और है 9904248934। ये डॉक्टर रविंदर शर्मा मेरे को पार्टनर हैं, उनका है, तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा भी वो 20 तारीख तक बिज़ी हैं, 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक थोड़ा सा बिज़ी हैं। इसके बाद बात कर लीजिएगा, किसी को अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो हम लोग कॉक्सी के पहले स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्सी को पढ़ लेते हैं, कॉक्सी की संरचना को पढ़ लेते हैं। कॉक्सी आमतौर पे 3 से 5 वर्टिब्रल से मिलकर बना होता है, जो जीवन के दौरान आंशिक या पूर्ण रूप से आपस में जुड़ सकते हैं। इस हड्डी का मुख्य भाग क्या क्या होता है इसमें? बेस, यह कॉक्सी का ऊपरी हिस्सा होता है जो सैक्रम से जुड़ा होता है। दूसरा, एपेक्स, यह कॉक्सी का निचला सिरा होता है। तीसरा, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, कॉक्सी की सतहें जो होती हैं उसकी दोनों साइड की, तो विभिन्न मांसपेशियों और लिगामेंट के जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण होती है। कॉक्सी का कॉर्नुआ है, कॉक्सीजियल कॉर्नुआ, ये सैक्रम के साथ जुड़े जोड़ बनाने में सहायक होता है। फंक्शन को भी समझ लेते हैं कॉक्सी के। फंक्शन ऑफ कॉक्सी रीजन, कॉक्सी रीजन के कार्य क्षेत्र का, जो कॉक्सी रीजन होता है उसके क्षेत्र का कार्य क्या होता है? पहला होता है मांसपेशियों और लिगामेंट्स का जुड़ाव, अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट। कॉक्सी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को के लिए जोड़ प्रदान करता है, जो मल और मूत्र नियंत्रण में सहायक होते हैं। शरीर का भार का संतुलन, बैलेंस ऑफ बॉडी वेट, यह बैठने के दौरान शरीर की जो भार होता है, शरीर का जो भार होता है उसको संतुलित करने में ये मदद करता है। तीसरा, झटकों का अवशोषण, शॉक एब्जॉर्प्शन, कॉक्सी बैठने और गिरने के दौरान झटकों को अवशोषित करने में सहायक होता है। गर्भावस्था और प्रसव में सहायता, सपोर्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ये चौथा पॉइंट है इसका। यह गर्भाशय के दौरान श्रोणि क्षेत्र का सहारा देता है और प्रसव के समय निचला ये लचीला हो जाता है। कॉक्सी क्षेत्र से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉक्सी रीजन,
कॉक्सीडाइना। यह कॉक्सी में दर्द की स्थिति जो लंबे समय तक बैठने या चोट के कारण हो सकती है। इसमें लक्षण क्या मिलेंगे? बैठने के दौरान दर्द होगा, निचला जो पीठ होता है, कूल्हे के आसपास का जो एरिया होता है उसमें असहजता महसूस होगी, मल त्याग के दौरान दर्द होता है। इसमें सेकंड डिसऑर्डर जो होता है टेल बोन फ्रैक्चर का, यह हड्डी के टूटने या दरार होने के कारण होता है। लक्षण क्या मिलते हैं इसमें? तीव्र दर्द होता है, सूजन होता है और चलने बैठने में कठिनाई होती है। इसका तीसरा जो डिसऑर्डर है वो है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन यह स्थिति तब होती है जब कॉक्सिस सैक्रम से अपनी सामान्य स्थिति से हट जाता है। इसमें लक्षण में क्या आता है? बैठने में दर्द होता है और निचले शरीर में झुनझुनी महसूस होती है। झुनझुनी मैंने कल या परसों की क्लास में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा बैग जा कर के। अब ये मत बोलिएगा कि सर एक चीज़ को देखने के लिए 40 मिनट देखना पड़ेगा। भाई ये जो डाटा आज आप लोगों को दे रहा हूँ ये लगभग 21 साल की मेहनत का नतीजा है। तो आप लोगों को देने का मन हुआ तो मैंने पुस्तक लिखी। कोई बोलता है कि सर पुस्तकें बेकार होती है, तो अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा भाई आप प्रैक्टिस करना छोड़ दो, क्योंकि एक डॉक्टर, एक वकील और एक टीचर लाइफ टाइम पढ़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि वो पढ़ेगा तभी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा पाएगा। और अगर आपको लगता है कि काला अक्षर भैंस बराबर है तो मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा अपने दिमाग का इलाज करा दो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक हैं, F1 की आवश्यकता है आपको, F1 पिलाइए। आगे चलते हैं। चौथा जो है डिसलोकेशन हमने बता दिया। चौथा जो है इसमें संवहन विकार, जिसको हम लोग वेस्कुलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। कॉक्सिक क्षेत्र में रक्त प्रवाह की जो समस्याएं होती हैं उसमें दर्द और सूजन का कारण बन सकती है। कॉक्सी क्षेत्र की समस्याओं का जो कारण होता है, कॉजेज ऑफ कॉक्सिक डिसऑर्डर, इसको भी पढ़ लेते हैं। शारीरिक चोट, जिसमें हम लोग फिजिकल इंजरी बोल सकते हैं, जिसमें गिरने, दुर्घटना या खेल के दौरान कोई ऐसी चोट लगी हो या कुछ कार्य कर रहे हों, गिरे हों और चोट लगी हो। लंबे समय, इसका सेकंड पॉइंट है, लंबे समय तक बैठना, प्रोलॉन्ग सिटिंग। कठोर सतह पर लंबे समय तक बैठने से कॉक्सी में दबाव बढ़ता है। तीसरा है मोटापा, ओबेसिटी। शरीर के अतिरिक्त भार के कारण कॉक्सी पर दबाव बढ़ जाता है। चौथा है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, गर्भावस्था और प्रसव। प्रसव के दौरान कॉक्सी में लचीलापन आ जाता है, लचीलापन आ सकता है और उससे चोट का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा है एज रिलेटेड चेंजेस, उम्र से संबंधित परिवर्तन। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। कॉक्सी क्षेत्र की समस्याओं के लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स ऑफ कॉक्सी डिसऑर्डर: बैठने और खड़े होने में कठिनाई, निचले पीठ में दर्द, मल त्याग के दौरान दर्द, सूजन और लालिमा हो सकती है, चलने और झुकने में असुविधा महसूस होती है। कॉक्सी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उसका निदान। डायग्नोसिस ऑफ कॉक्सी डिसऑर्डर्स: पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर द्वारा दर्द का क्षेत्र का निरीक्षण करना जरूरी होता है। इसमें एक्सरे, हड्डियों की संरचना का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। एमआरआई क्यों होता है? मांसपेशियों और लिगामेंट की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए। चौथा है सीटी स्कैन, हड्डियों की विस्तृत छवि के लिए, इमेज देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड,
सूजन और अन्य नरम ऊतकों की जो समस्या होता है उसका पता लगाने के लिए। कॉक्सी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उसका उपचार। मेडिसिन हम लोग अलग पढ़ेंगे, अभी मेडिसिन नहीं चल रहा है। 46 पॉइंट को एक्सप्लेनेशन चल रहा है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे तो प्रोटोकॉल नहीं बना पाओगे। फिर प्रोटोकॉल खरीदते रहना, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपया, कोई प्रोटोकॉल की किताब ही बेचता हुआ आपको नज़र आ रहा है, पता चल रहा है। तो ऐसा वाला काम मत करो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझोगे, चाहे नहीं समझ में आ रहा तो ये जो नोट्स दे रहा हूँ, इस नोट्स को आप लिख लीजिएगा। फिर भी कुछ एक पॉइंट्स होगा जो आपको बुक्स में ही मिलेगा, जिसको मैं पढ़ाऊँगा नहीं। बहुत मेहनत करके निकाल के दिया है तो इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब रिकॉग्नाइज होगा ना तो ये सब चीज़ों पे की क्लासेस बिक्री होने लगेंगी, सेल्स करने लगेंगे लोग। उस टाइम बोलिएगा कि कोई पढ़ा दे तो आपको सीधा बोलेगा भैया 2 लाख दो, 5 लाख दो, ऐसा वाला हिसाब हो जाएगा। तो समय रहते बात को समझिए और सीखिए, और नहीं सीखेंगे तो भोगिएगा आगे चल के। 200-500 देकर के सामने से प्रोडक्ट लीजिएगा और उसी को चलाइएगा, वो जैसा बोलेगा उस चीज़ को मानिएगा। आज भी तो वही हो रहा है। ठीक है, उपचार की बात करते हैं। कॉक्सी क्षेत्र की समस्याओं और उपचार का। गैर औषधीय उपचार, नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट। कुशन का उपयोग करके बैठना, गर्म या ठंडी सेकाई, सही मुद्रा अपनाना। दूसरा है औषधीय उपचार, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जिसमें दर्द निवारक दवाइयाँ आपको देनी होती है और सूजन रोधी दवाइयाँ भी देनी होती है। आप इसमें फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाले एक्सरसाइजेस। इसमें कुछ एक इंजेक्शन थेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग स्टेरॉयड को नहीं बोलते। स्टेरॉयड हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में उपयोग के लिए प्रतिबंधित बोलते हैं। एलोपैथी इंजेक्शंस का उपयोग नहीं करना है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में इंजेक्शंस आती है, नारायण हर्बल स्पाइसरी का अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मेडिसिन बना रखा है। 94 इंजेक्शंस हैं, जिसमें से लगभग 42 के आसपास मार्केट में अवेलेबल है। बाकी जो बने हैं वो हॉस्पिटल जब बनेंगे तो वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेरॉयड इंजेक्शन से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, तो स्टेरॉयड दे देंगे, शून्य हो जाएगा, फिर उसका मतलब नहीं है, इसलिए स्टेरॉयड नहीं। इंजेक्शन जो देंगे उससे दर्द का उपचार के लिए या बहुत ज़्यादा सूजन आ रहा हो उसके लिए। बात करते हैं, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि गंभीर मामलों में कॉक्सिक जैक्टिमो ये एक सर्जरी होती है, उसकी डॉक्टर सिफारिश कर देते हैं। बहुत रेयर केसेस ऐसे आते हैं। कॉक्सी क्षेत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ उपाय होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हेल्दी कॉक्सी रीजन। सही मुद्रा अपनाना, मेंटेन प्रॉपर पॉस्चर, बैठने और खड़े होने के दौरान सही मुद्रा बनाए रखें। कुशन का उपयोग करें। कठोर सतहों पर बैठने के लिए नरम कुशन का उपयोग जरूर करें। नियमित एक्सरसाइज करें। पेल्विक फ्लोर और निचली पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करें। वज़न को नियंत्रित रखें, वेट मैनेजमेंट में रखें। वज़न जो स्वास्थ्य वज़न होता है बनाए रखें। चोट से बचाव करना ज़रूरी होगा। इंजरी प्रिवेंशन, गिरने या दुर्घटना से बचाव करना होगा। और इसका कंक्लूजन भी दे देता हूँ, निष्कर्ष, क्योंकि जितना पढ़े हो उसके अनुसार निष्कर्ष 2-4 लाइन का बनाना ज़रूरी होता है। तो कॉक्सी या टेल बोन मानव शरीर की रीढ़ की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर के संतुलन, मांसपेशियों के जुड़ाव और झटकों के अवशोषण में सहायक होती है। इसकी समस्या जीवन में गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। उचित देखभाल, सही जीवन शैली और
समय पर चिकित्सा परामर्श से कॉक्सी क्षेत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। 2 क्लास डाल दूं क्या इसी में? बोलोगे सर फिर 50 मिनट हो गया सर, तो वैसा नहीं करते हैं, एक नेक्स्ट क्लास बनाते हैं, उसमें अगला टॉपिक देते हैं, ठीक रहेगा? ठीक है फिर, नमस्कार, जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।